नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरलों को देखने के बाद अब हम देखने वाले हैं वायसराय के बारे में। तो ये जो वायसराय का पद था ये किस प्रकार का था? पीछे तो हमने गवर्नर जनरल को देखा, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसके बाद वही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो बनता है भारत का गवर्नर जनरल। और अब ऐसा परिवर्तन आया है कि ये वायसराय में तब्दील हो गए हैं और वायसराय का ये जो पद है ये भारत की आज़ादी के बाद तक बना रहता है। मतलब जो अंतिम यहाँ पर वायसराय बनते हैं वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और अगर एक यूरोपीय या अंग्रेज की हैसियत से देखा जाए तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस प्रकार से हमने देखा शुरुआत कहाँ से होती है, तो वायसरायों की जो पदवी है उसकी शुरुआत कैनिंग से होती है। 1857 की क्रांति आप जानते ही हैं कि ये अंग्रेजों को हिला कर रख देती है, भले ही असफल हो जाती है। इसमें संगठन का अभाव था और इसे सफलता नहीं मिलती है, दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है विद्रोह। बहुत सारे जो यहाँ पे बागी लोग थे यानी क्रांतिकारी थे वो बेरहमी से मार दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सत्ता थी अंग्रेजों की वो भी कांपने लगती है। सरकार के मन में ये डर बैठ जाता है कि ये जो भारतीय समुदाय है ये कभी भी उग्र हो सकता है, कभी भी भड़क सकता है। और पीछे जो डलहौजी की नीतियाँ थी उसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में असंतोष हो गया था। तो इसके कारण यहाँ पर अब जितनी भी शासन सत्ता की स्थितियाँ थी वो सब इंग्लैंड के सीधे कंट्रोल में चली जाती हैं। मतलब आता है 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो लॉन्च होता है और इसके बाद क्राउन के अधीन पूरा शासन हो जाता है। कंपनी का यहाँ से जो अस्तित्व है या एक तरह से जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। ये बड़ा परिवर्तन होता है और इस प्रकार से वायसराय बनने वाला लॉर्ड कैनिंग था। ये समय आप देख रहे हैं 1858, मतलब 1857 के रिवॉल्ट के समय भी ये गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। और उसके बाद जब 1858 में ये परिवर्तन होता है तो ये वायसराय बनने वाला पहला व्यक्ति था। 1858 से लेकर 1862 तक इसका रूल रहता है। अब आइए देखते हैं इसके समय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला तो सबसे बड़ा परिवर्तन आप जानते ही हैं कि 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो लॉन्च होता है, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और शासन का जो प्रत्यक्ष नियंत्रण है वो ब्रिटिश ताज के हाथों में आ जाता है। आपने देखा कि अंग्रेज या जितने भी यूरोपीय नागरिक यहाँ पर आते हैं या यूरोपीय देश यहाँ रुचि लेते हैं, उनका उद्देश्य व्यापार करना शुरुआत में होता है। मतलब यहाँ से पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल ले जाना कम कीमत पर और उसे अपने मार्केट में जहाँ औद्योगिक क्रांति का समय चल रहा था उसमें अच्छे दाम में बेचना, यानी खूब मुनाफा कमाना, ये पहला उद्देश्य था। लेकिन उसके बाद इन कंपनियों को, यानी ये जो यहाँ आने वाले लोग थे, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि भारत इनके लिए स्थायी रूप से फायदेमंद चीज़ बन सकता है। मतलब ये कामधेनु का काम कर सकता है, एक दुधारू गाय की तरह है जो जितना जी चाहे उतना दूध देगी। और इस हिसाब से ये इसका शोषण करने के लिए यहीं पर अपने पैर जमा लेते हैं। पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं, इसी प्रकार से डच थे और भी कई सारे छोटे छोटे थे जो कि बाद में चले जाते हैं। अब इसमें आते हैं सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे बाद में आते हैं फ्रांसीसी, बीच में आते हैं अंग्रेज। और अंग्रेज जो है इन सबको मार धाड़ कर सब पर हावी हो जाते हैं। आप देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद सब निर्णय हो जाता है कि अब कौन सी सत्ता यहाँ पर रूल करेगी। तब से लेकर अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि व्यापार करने के लिए आई हुई थी, उसने यहाँ पर शासन किया, अपने तरीके से शासन किया। हालांकि अंग्रेज ये प्रयास करते थे कि भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में उनके जो प्रशासनिक अमला है उससे दूर रहे, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन उसके बावजूद कंपनी के कर्मचारी जो थे वो चोरी छिपे इस प्रकार का काम करते थे। हालांकि पुर्तगालियों जितना भ्रष्टाचार नहीं था। और इसके अलावा जितने भी पीछे गवर्नर जनरल हुए हैं उनकी विस्तारवादी नीतियों से असंतोष भड़क उठा था। मतलब आप डलहौजी को देखिए, उससे पहले आप वेलेजली को देख सकते हैं। ये सब विस्तारवादी नीतियों से प्रेरित थे और उसके बाद इनकी जो नीतियां थी ये लोगों को परेशान करती थी। तो परिणाम ये होता है कि कुल मिलाकर 1857 में ये जो दबा हुआ गुस्सा था ये एकाएक उबल जाता है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि ये समय उसी का था। और इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आता है। 1857 का जो रिवॉल्ट है वो कुचल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद सरकार भी सतर्क हो जाती है। तो सरकार ये निर्णय लेती है कि जितने क्षेत्र हमने अपने कब्जे में लिए हैं उस पर अब हम शासन करेंगे, एक प्रशासक की भांति शासन करेंगे कायदे से, और उसका पूरा नियंत्रण यहाँ पर ब्रिटिश संसद और जो ब्रिटिश राजशाही है उसके अधीन होगा। तो यहाँ वही कहा गया। अब इसके बाद देखिए यूरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह होता है, ये 1859 का है। यूरोपीय सेना जो है ये विद्रोह करती है और इनका जो विद्रोह है वो श्वेत विद्रोह कहलाता है, गोरे लोगों का विद्रोह। उसके बाद जो अगली घटना है उसको आप देखिए, नागरिक विधि संहिता, ये भी इसी के समय में लॉन्च होती है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो कानून है उनसे प्रश्न आते हैं। तो नागरिक विधि संहिता 1859 और भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता, और इसकी जो डेट है वो आप देख रहे हैं कि 1861 है। इन तीनों का निर्माण होता है। ये तीनों जो है ये कैनिंग के समय में ही होती है, इनकी डेट भी कायदे से आपको देखनी है। भारतीय शासन अधिनियम जो 1861 वाला है वो आता है। इसके बाद पुलिस विभाग का गठन होता है 1861 में, पुलिस महकमे का गठन होता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ तक तो कैनिंग का कार्यकाल था। कैनिंग जो है ये वायसराय बनने वाला पहला व्यक्ति था। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन, मतलब लॉर्ड एल्गिन प्रथम का ये समय है और ये समय जो है ये 1862 से लेकर 1863 यानी सिर्फ 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है, छोटा सा समय। इसमें क्या होता है, वहाबी आंदोलन होता है।
इसके समय में यानी 1 वर्ष के अंतराल में जो होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसमें वहाबी आंदोलन है, और जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था वहां पे कबाइलियों के दमन के लिए चलाया गया जो अम्बेला अभियान था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्बेला अभियान का संबंध था, अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें से आपको चयन करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा था भारत का, वहां पे कबाइलियों का काफी उग्र विरोध झेलना पड़ रहा था या बगावतें झेलनी पड़ रही थी, तो उनको दबाने के लिए अम्बेला अभियान चलाया गया था, और समय था लॉर्ड एल्गिन प्रथम का। ये 2 चीजें हमने इसके समय में देखी। अब इसके बाद जो अगला वाला यहाँ पे वायसराय आता है, यहाँ पे जितने भी हैं वो सब वायसराय हैं। उसमें आप देख रहे हैं सर जॉन लॉरेंस को या लॉर्ड जॉन लॉरेंस को 1864 से लेकर 1869 5 साल के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 साल के लिए इसका पूरा दौर रहता है। भूटान युद्ध इसी के समय में होता है 1865 में, और कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्टों की स्थापना होती है। ये 2 घटनाएं जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ आप लॉर्ड मेयो को देखेंगे, और लॉर्ड मेयो का जो समय है यहाँ पे टाइम पीरियड भी ध्यान दीजिएगा, ये पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, इस प्रकार के प्रश्न यूपीपीसीएस तो बहुत बार पूछ चुका है। तो इसमें देख रहे हैं आपकी 1869 में आता है, 1869 में इसका आगमन होता है और 1872 में ये चला जाता है। इस प्रकार से इसका एक छोटा सा कार्यकाल था, हालांकि बहुत छोटा नहीं है। देखिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। ये जो मेयो कॉलेज था इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जो प्रिंसली स्टेट थी वहां पे जो युवराज होते थे यानी जो राजाओं के उत्तराधिकारी होते थे, अंग्रेजों के हिसाब से उनको राजनीतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। भले ही उनका पूरा जो बाप दादा और परदादा वाला खानदान है वो राजशाही से ही जुड़ा हो और वो लंबे समय से सत्ता संभाल रहे हो, लेकिन यहाँ अंग्रेजों के हिसाब से उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। तो एक तरह से उन्हें खुश करने के लिए और अपने काम को निकालने के लिए ये राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, और इसके लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। काठियावाड़ वाला भी याद रखना है आपको। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना होती है। ये जो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण है ये लॉर्ड मेयो के समय में स्थापित होता है। कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना होती है, कृषि और वाणिज्य विभाग ये दोनों स्टैब्लिश होते हैं। इसके बाद जो अगली घटना है वो आप देख रहे हैं कि केंद्र तथा प्रांतों में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, केंद्र तथा प्रांतों में मध्य जो इनके बीच का राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली है वो शुरू होती है 1871 में। कहने का तात्पर्य यह है कि 1871 में केंद्र और प्रांत मतलब केंद्र और जो प्रदेश होते हैं उनके बीच में जो टैक्स है यानी राजस्व है उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाए उसके लिए एक नया सिस्टम डेवलप किया जाता है। इसके बाद 1871 में ही भारत की पहली जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन ये विधिवत नहीं होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो समय है इस समय जनगणना स्टार्ट हो जाती है, पहली बार लोगों को गिनने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। बाद में रेगुलर कहाँ होगा वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। रेल प्रणाली जो है ये डलहौजी के समय में ही काफ़ी विकसित हो गई थी। आपने देखा कि मुंबई से ठाणे पहली जो रेल है वो चलाई जाती है, पटरी बिछाई जाती है, लेकिन यहाँ तक आते आते जो रेलवे व्यवस्था है उसको और ज़्यादा इंप्रूव किया गया और राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ किया गया। इसके बाद अब मेयो के बाद चलते हैं अगले वाले की ओर जो कि है नॉर्थ ब्रुक। यहाँ आप देख रहे हैं 1872 से लेकर 1876 लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का समय, और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 वाली ये इसी के समय में होती है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं 1875 में। बड़ौदा के जो गायकवाड़ हैं उन पे मुकदमा चलाया जाता है, और पंजाब में जो कूका आंदोलन है, यहाँ पे कूगा लिखा हुआ है, ये कूका आंदोलन है, ठीक है, तो कूका आंदोलन भी इसी के समय में होता है, नॉर्थ ब्रुक के समय में उठकर खड़ा होता है। इसके बाद आप चलिए लिटन की ओर, तो यहाँ पे लिटन और रिपन भाई भाई एक पास है। देखिए लॉर्ड लिटन 1876, इसका जो कार्यकाल है वो शुरू होता है 1876 से और खत्म हो जाता है 1880 में। 4 वर्ष के लिए आता है, 4 साल तक ये रूल करता है। 1876 से लेकर 1878 में, मतलब यहाँ पे 2 साल का जो वर्ष अंतराल है, भयंकर दुर्भिक्ष पड़ता है, जिससे कि मद्रास, बंबई, मैसूर, क्षेत्र याद रखिएगा, मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत के कई सारे हिस्से जो कि उर्वर प्रदेश कहे जाते थे, जहाँ पे उपजाऊ धरती पाई जाती थी, वो वाले हिस्से, और पंजाब भी उर्वर क्षेत्र, तो ये बुरी तरह से इससे प्रभावित हुए। और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई, और वो तारीख है 1878 की, मतलब सन है 1878। ये महत्वपूर्ण घटना है। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि दुर्भिक्ष क्या है? आपने अकाल का नाम तो सुना है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, सूखे का नाम भी सुना है, फेमाइन आप कहते हैं अंग्रेजी में, ड्रॉट कहते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन दुर्भिक्ष क्या है? दुर्भिक्ष ऐसा अकाल होता है, ये भी है अकाल ही, मतलब सूखा पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती है, यही स्थिति है, लेकिन ये बहुत भयंकर अकाल होता है, जो भीषण अकाल कहा जाता है वो वाला पड़ता है। और दुर्भिक्ष का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि भिक्षा भी इसमें बहुत मुश्किल से मिलती है। भिक्षा अगर कोई मांग के खाना चाहे तो वो भी बहुत मेहनत से मिलेगी या बहुत कठिनाई से प्राप्त होगी। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण तारीख है उनको याद रखिएगा। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति होती है। डेट जो है वो 1876 की, माफ कीजिएगा 1878 की है। इस प्रकार से आपने देखा। इसके बाद आगे चले तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राजकीय उपाधि अधिनियम
राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद की जो उपाधि है उसको धारण किया। ये सब जो चीज़ें हैं ये भी इसी के शासनकाल में होती हैं। इसे जरा सा नीचे कर लेते हैं, लॉर्ड लिटन की बात हो रही है। इसके बाद देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो देशज भाषाएं थी उनके समाचार पत्र या पत्रिकाओं पर अंकुश लगाने का एक नया हथकंडा था और इसका शिकार होने वाले जो पत्र थे उनकी बड़ी बुरी दशा होती थी। मतलब प्रेस का जितना भी सामान होता था, जितना भी छापने की सामग्री, जो कुछ भी होता था वो सब जब्त कर लिया जाता था, जुर्माना ऊपर से लगता था। साथ ही साथ जो संपादक वगैरह होते थे जो कि जिनके सौजन्य से पत्रिकाओं का, पत्रों का प्रकाशन होता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तिलक को इसमें कारावास हुआ था। इसके अलावा अन्य बहुत बड़े बड़े नेता थे जो कि जेल की यात्रा करते हैं। इसमें आप देखिए कि अमृत बाजार पत्रिका जो है वो रातों रात अपनी भाषा ही बदल लेती है, देशज भाषा से वो जो विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये 1878 का है। इसके बाद आर्म्स एक्ट जो हथियार अधिनियम है वो है 1878 का। और दूसरा अफगान युद्ध होता है। अफगान जो है इन्हें हमेशा परेशान करते हैं, अफगानों का खतरा इनके सिर पर हमेशा रहता है और ये बड़े जुझारू होते हैं। तो 1878 से लेकर 1880 वाला जो समय है उसमें ये चलता है, मतलब ये अफगान वार चलता रहता है। और इसमें दिक्कत ये होती है कि अफगान युद्ध या जो भी बाहरी युद्ध होते हैं उसमें झोंका जाता है यहीं के सैनिकों को। मतलब अंग्रेजों की सेना में भारत के जो सैनिक होते हैं उनको इस प्रकार के खतरनाक कामों में लगा दिया जाता है या तैनात कर दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तो आपने लिटन को देखा जो कि 1876 से लेकर 1880 तक चलता है, मतलब इसका कार्यकाल चलता है। और इसके समय की जो सबसे निंदक घटना थी वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट थी। इसका पर्याप्त मात्रा में विरोध होता है और तिलक को जब कारावास दे दिया जाता है, मतलब जेल की यात्रा करते हैं वो, तो वहीं पर वो काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। उनका जो मराठा और केसरी था उसी की वजह से, मतलब उसमें जो शिवाजी और अफजल खां की भेंट वाला आर्टिकल उन्होंने छाप दिया था वो भड़काऊ करार देके अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। तो इसकी वजह से वो काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए रिपन के बारे में दिया है। 1880 से लेकर 1884 चार साल के लिए चलता है। अफगानिस्तान से संधि हो जाती है। यहाँ पे जो लगातार अफगान युद्ध चल रहे हैं उसका ये परिणाम निकलता है कि यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ संधि हो जाती है और ये 1881 वाली है। लिटन की तरह से ये बहुत ज़्यादा उलझी हुई नीतियों का पालन नहीं करता था, ये उसकी तुलना में सुलझा हुआ था, मतलब लिटन की तुलना में ये थोड़ा सा बेहतर था। इसके बाद मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी होती है 1881 में। ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, याद रखिएगा। श्रमिकों की दशा में सुधार, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान कहा जा सकता है। हालांकि अंग्रेज स्वार्थी तो थे ही, उसमें कोई भी एकदम से दूध का धुला नहीं था, लेकिन तुलना अगर की जाए तो कुछ उसमें से बेहतर थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि श्रमिकों की दशा सुधार करने के लिए प्रथम कारखाना एक्ट जो है वो पारित होता है, फैक्ट्री अधिनियम। ऐसे तो मनमाना शोषण होता था, बेगारी करवाई जाती थी और ब्रिटिश सरकार तो और ज़्यादा दोहन करती थी। लेकिन अभी क्या होता है, कारखाना अधिनियम यानी जो फैक्ट्री अधिनियम है 1881 वाला, वो इसी के समय में आता है। काम करने के घंटे निर्धारित किए जाते हैं, पुरुषों को कैसा काम करना चाहिए, महिलाओं को कितना काम करना चाहिए, कितने दिन छुट्टी, ये सब चीज़ें ये एक के बाद एक जब आते हैं तो इनमें डिसाइड होती है। मतलब ये कोई एक अकेला नहीं है, पहला वाला है। इसी प्रकार से दूसरा, अब देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पीछे लिटन के टाइम में आया था और ये हड़कंप मचा देता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आप देखिए 1882 ये समय है, 1882 में इसे खत्म कर दिया जाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो नीति है उसको नियमित किया जाता है। वित्तीय जो विकेंद्रीकरण है, मतलब वित्त का जितना भी ढांचा है उसको एकदम केंद्रीकृत करने की बजाय डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये इसमें प्रोसेस होता है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन संबंधी जो सरकारी प्रस्ताव है वो 1882 में आता है। मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, विकेंद्रीकरण की नीति का पालन करता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक शक्तिशाली केंद्र है और वो जितने भी राज्य के हिस्से हैं उन पर कंट्रोल रखे हुए हैं, क्योंकि रिपन को ऐसा महसूस होता है कि अगर इस प्रकार का केंद्रीकृत शासन रहेगा तो विद्रोह फिर से भड़क उठता है, इसलिए वो लचीला रवैया अपनाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ और चीज़ें हैं। स्थानीय स्वशासन के नीचे आप देख रहे हैं कि हंटर जो थे, विलियम हंटर, इनकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति होती है 1882। अंग्रेज सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के बदलाव किए जाएं कि जो यहाँ से भारतीय बच्चे या जो भारतीय नवयुवक हैं वो जब पढ़कर बाहर निकलें तो उनकी मानसिकता अंग्रेजीदा हो जाए, मतलब अंग्रेज़ों जैसी हो जाए, वो अंग्रेज परस्त हो जाएं और हमारी गुलामी करें। मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते थे। ये जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान था, इसका उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था कि ये टेक्निकली यहाँ पे जितने भी भारतीय लोग थे उन्हें इंप्रूव करना चाहते थे या बहुत ज़्यादा इन्हें फ़ायदा पहुँचाना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये अपना ही फ़ायदा साध रहे थे। ये देख चुके थे कि जो यहाँ पे उम्रदराज लोग हैं, मतलब अधेड़ अवस्था के हैं या पढ़े लिखे हैं, पहले से पढ़ लिख चुके हैं, और उनकी मानसिकता अगर हम बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, क्योंकि वो पहले से एक बन गई है धारणा और उनके दिमाग में या दिल में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, वो बाहर नहीं निकाली जा सकती। लेकिन जो बच्चे हैं उनका दिमाग कोरी स्लेट की तरह से है और उस पर हम जो भी लिखेंगे वो उसी को पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे और उसी के आधार पर चलेंगे। तो इसका सबसे अच्छा जरिया शिक्षा ही हो सकता है। किताबों में जो आप पढ़ा देंगे, जो क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, वही आप जिंदगी भर याद रखते हैं, उसी के आधार पर अमल करते हैं, चलते हैं। तो बचपन से ही ऐसी मानसिकता डेवलप करना ये अंग्रेजों का उद्देश्य था। तो यहाँ पे शिक्षा आयोग नियुक्त होता है।
इल्बर्ट बिल विवाद इसी के समय में होता है, इल्बर्ट बिल विवाद, जिसमें कि आप देखते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, हालांकि सुधारवादी गतिविधियां इसके समय में ज़्यादा होती हैं। इसके बाद आप चले डफरिन की ओर। तो डफरिन का जो टाइम है वो आप देख लीजिए 1883 से लेकर 1884, माफ कीजिएगा 1884 से लेकर 1888, ये वाला है। यहाँ पे इल्बर्ट बिल विवाद की जो डेट है उसको भी ध्यान देना है आपको, ये 2 वर्ष तक खिंच जाता है लगभग। लॉर्ड डफरिन का जो टाइम है वो 1884 से स्टार्ट होता है और 88 तक चलता है, मतलब ये लगातार 4 साल तक। और इसी के समय में सबसे जो मुख्य घटना है वो A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। A.O. ह्यूम जो थे वो प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर थे, मतलब उस समय जो ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा थी उसके रिटायर्ड अफसर थे। और इनका ये उद्देश्य था कि एक सेफ्टी वाल्व जो है उसको तैयार किया जाए, मतलब जैसे कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है और वो सेफ रखने का काम करता है, मतलब प्रेशर जो है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। प्रेशर एक भरपूर मात्रा में अंदर पैदा होता है, तो अगर सेफ्टी वाल्व न रहेगा तो कुकर फट जाएगा, आप जानते ही हैं। तो ये उसका काम करता है। तो डफरिन का ये पर्पस था, और जितने भी अंग्रेज थे, कि इस प्रकार का एक संगठन तैयार किया जाए, पार्टी तैयार की जाए जो कि बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाए, मध्यस्थ की भूमिका निभाए। यहाँ पे सरकार है और यहाँ पे जो आंदोलनकारी हैं, उस समय उदारवादियों का ही वर्चस्व था, तो ये दोनों जो है ये आपस में कनेक्ट हो सके। और जो बड़े बड़े कुलीन वर्ग के नेता हैं जो कि इन्हें दिशा दे रहे हैं, असल में पहले क्या होता था, जनसमूह भले ही आंदोलन करता था, लेकिन उनके जो नेता होते थे वही उन्हें समझाते थे कि असली बात क्या है, आज़ादी क्यों मिलनी चाहिए, क्यों आवश्यक है, कैसे हमारा शोषण हो रहा है। ये सब जानकारी देने वाले बड़े बड़े नेता ही थे, और वो पढ़े लिखे वकील या इस टाइप के लोग थे। तो इस प्रकार के जो अभिजात्य लोग हैं उन्हें अपने कंट्रोल में करना ये सरकार का उद्देश्य था। अगर ये अभिजात्य वर्ग के लोग जो हैं ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और इसी का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये अंग्रेज परस्त या सरकार परस्त रहेंगे, सरकार का विरोध नहीं करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये आंदोलन यहीं से समाप्त हो जाएगा और हम आराम से यहाँ चैन से अपनी बांसुरी बजाएंगे, ये काम कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी वाल्व तैयार कर रहे थे कि एक बीच में यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दबाव समूह स्थापित हो जाए। अब देखिए, तृतीय वर्मा युद्ध भी इसी के समय में होता है। म्यांमार के साथ लगातार लड़ाई छिड़ी हुई है, तो ये 1885 से लेकर 1886 तक खिंचता है। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आप लैंसडाउन को देख रहे हैं। तो लॉर्ड लैंसडाउन का जो समय है ये देख लीजिएगा, 1888 से लेकर 1894, थोड़ा सा लंबा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कारखाना अधिनियम जो है 1891 का वो आता है, पीछे आपने 1881 का देखा, और ये जो है ये 1891 का है। इसके अलावा सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण, जो सिविल सेवाएं थी उनका यहाँ पे बंटवारा कर दिया गया या उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ, इस प्रकार की सेवाएं दिखाई देती हैं। भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1892 का, इसी के समय में, यानी लैंसडाउन के समय में। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना की जाती है 1893 में। तो डूरंड रेखा जो आप देखते हैं, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, तो वहां पे अगर आप देखें तो वो डूरंड रेखा कहाँ से नाम आया है, ये डूरंड आयोग की अध्यक्षता में गठित होता है, माफ कीजिएगा, सर डूरंड की अध्यक्षता में गठित होने वाला आयोग है, और इसी के द्वारा सीमा निर्धारित की जाती है। और उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो आप देखते हैं, लेकिन असल बात यह है कि वहाँ पे पीओके वाला हिस्सा भी आता है, मतलब जो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर है वो वाला हिस्सा आता है। तो अगर जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको एक तरफ कर दें तो जो बचा हुआ यहाँ पे बॉर्डर लाइन है या सीमा रेखा है वो थोड़ी सी छोटी है। लेकिन असल बात क्या है कि पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ जो कश्मीर है वो असल में हमारा ही है, पाकिस्तान तो जबरदस्ती उस पर बैठा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए लॉर्ड एल्गिन कौन सा, द्वितीय, जो पहला वाला था वो पीछे देखा जा चुका है। 1894 से लेकर 1899 इसका समय है। चित्राल विद्रोह इसके समय में होता है, और पूना में प्लेग का प्रकोप फैल जाता है। महामारियां भी उस समय बहुत परेशान करती थी। एक समय था कि चेचक फैला हुआ था, अभी जो है प्लेग की पूरी महामारी फैल जाती है। और चापेकर बंधुओं के द्वारा, ये जो चापेकर ब्रदर्स थे, इनके द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला जाता है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये एल्गिन सेकेंड के समय में होती हैं, ये आपने देखा। इसके बाद लॉर्ड कर्जन आता है, और लॉर्ड कर्जन का जो समय है वो 1899 से शुरू होता है, 1899 से स्टार्ट होता है, और ये रहता है 1905 तक, और देश को विभाजन की ओर धकेल कर ये चलता बनता है। हालांकि इसके समय में भी काफ़ी सारे सुधारवादी कार्यक्रम होते हैं, उसमें से एक तो वास्तव में प्रशंसनीय है, लेकिन बंगाल विभाजन ये सबसे काली घटना थी, सबसे काला यहाँ पे जो पक्ष है वो दिखाई देता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो इसका जो समय है वो तो आपने देखा। अब इसमें पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया, और ये डेट है 1902। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है। सब सुधारवादी घटनाएं हैं, मतलब ये नुकसानदेह नहीं है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है 1902 में, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है 1904 में। उद्योग और वाणिज्य विभाग की स्थापना होती है। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट स्टैब्लिश आता है, यहाँ पे जारी होता है। इसके बाद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये देखिएगा जरा, 1904 में ये आता है, और इसी का परिणाम होता है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसकी नींव पड़ती है। तो यहाँ पर कर्जन जो है वो प्राचीन धरोहरें जो हमारी हैं उनको सजोने में एक अहम रोल प्ले कर रहा था।
और सही बात यही है कि यहाँ के भारतीय समुदाय को अपनी प्राचीन धरोहरों की बहुत अच्छे से जानकारी ही नहीं थी, या बहुत थोड़े गिने चुने लोगों को जानकारी थी और वो इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और परिणाम ये होता है कि अधिकतर प्राचीन धरोहरें ये काफ़ी हद तक ध्वस्त हो गई। जैसे आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाला सुनते हैं, तो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का जब काम शुरू हुआ तो मजदूर यहीं के थे, नेटिव लोग थे, और वो खुदाई करना शुरू किए तो अंदर से पुरानी पुरानी ईंटें निकलने लगी। और जब ईंटें निकलना शुरू की तो वो खुश हुए कि ये जो ईंटें हैं ये हमारे जो बनाने वाला काम है, मतलब निर्माण कार्य है, उसमें लग जाएंगी। और उसके बाद वो धड़ाधड़ वहाँ से ईंटें उखाड़ कर अपना जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उसमें अप्लाई करने लगे। बाद में पता लगता है कि वो तो नीचे दबी हुई पूरी एक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, और उसका एक बड़ा जो कमरा या बड़े आकार का बरामदा है उसका पूरा हिस्सा हमने ईंटों के रूप में निकाल लिया, मतलब उतना नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार की पहले नासमझी थी, लोगों को पता नहीं था। बाद में यहाँ पे खुदाई का काम शुरू होता है तो एक के बाद एक अजूबे सामने आते हैं। तो ये एक बहुत प्रशंसनीय बात है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो 1904 वाला है वो पारित होता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो सबसे बेकार इसके समय की घटना कौन सी है? बंगाल का विभाजन। और ये कर्जन की पॉलिसी नहीं थी, ये अंग्रेज सरकार की पॉलिसी थी। ये जो वायसराय होते थे या गवर्नर जनरल होते थे, अक्सर, मतलब कुछ इसमें से अगर निकाल दिया जाए जो कि अपवाद थे, तो अक्सर ये मोहरा होते थे और पीछे से इनकी जो डोर खींचने वाली कंट्रोल का सिस्टम होता था वो ब्रिटिश होते थे, मतलब महारानी और जो वहाँ की ब्रिटिश संसद होती थी उनके कंट्रोल में होते थे। तो आप देख रहे हैं कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन क्यों किया जाता है? क्योंकि बंगाल उस समय बहुत शक्तिशाली हो गया था और आज के समय का पश्चिम बंगाल नहीं था, वो बहुत बड़ा हिस्सा था। उसमें पूरा जो एक पूर्वी क्षेत्र है भारत का वो कवर होता था। और इतने बड़े प्रांत को कंट्रोल में करना ये बहुत पहले से ही मतलब मुश्किल वाला काम रहा है, चाहे वो सल्तनत काल हो, मुगल काल हो, या उसके बाद अंग्रेज़ों का समय हो। बहुत परेशानी होती थी और इसमें एकता काफ़ी ज़्यादा थी, राष्ट्रवाद की भावनाएं काफ़ी उग्र थी, पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उसमें कवि थे, लेखक थे, पत्रकार थे, इस प्रकार के लोग थे, वकील थे। तो ये जानते थे कि आज़ादी की कीमत क्या है और ये विरोध करने में सबसे आगे वाली पंक्ति में रहते थे। और ऐसे में ये आवश्यक हो गया था कि इसको फूट डालकर तोड़ा जाए, नहीं तो तोड़ा नहीं जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अंग्रेज़ों ने तर्क ये दिया कि बंगाल का विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक जो ढांचा है उसको सुधारने में मदद मिल सके। जैसे आप देखते हैं ना, नए नए प्रदेशों का गठन होता है या प्रदेश में ही नए नए जिलों का गठन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? नए जिले बनते हैं इसलिए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। एक बड़े क्षेत्र में एक जो केंद्र है वो अच्छे ढंग से नहीं काम कर सकता है, छोटे दायरे में रहेगा तो बढ़िया काम करेगा, तो छोटे छोटे जिले जो हैं वो बनाए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे बंगाल को तोड़ने की बात कही गई, लेकिन पीछे का जो सच था वो यही था कि यहाँ पे सांप्रदायिक आधार पे फूट डालने का काम किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो वहाँ पे मुस्लिमों के मन में जो एक दरार पैदा हुई वो अंत तक बनी रही और उसके बाद फिर विभाजन होता है अंत में। देखिए, कृषि बैंक की स्थापना इसके समय में होती है, पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है, सब महत्वपूर्ण घटना है। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है, करजन और किचनर विवाद होता है और तिब्बत में यंग हस्बैंड जो मिशन है वो लॉन्च होता है। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन ये 1904 का है और ये करजन के समय का ही है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मिंटो द्वितीय का समय आता है। तो मिंटो द्वितीय का जो समय है वो 1905 से लेकर 1910 तक यानी 5 वर्ष का है। बंग भंग विरोधी आंदोलन, जैसे आप देखते हैं ना, डलहौजी खोद कर चला जाता है, मतलब सुलगा कर चला जाता है और जो आग की आंच होती है वो झेलनी पड़ती है कैनिंग को, वैसे ही यहाँ पे करजन सुलगा कर चला जाता है और उसकी जो आंधी है और आग है वो लपटें झेलनी पड़ती है मिंटो को। मतलब बंग भंग हो चुका रहता है और लोग पहले से ही विरोध कर रहे थे, लेकिन जब विभाजन हो जाता है तो और गुस्से में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बंग भंग विरोधी आंदोलन लगातार चलता है, लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन इसकी प्रतिक्रिया में चल रहा था, मतलब बंग भंग की प्रतिक्रिया में चल रहा था, उसको दबाने का इसके समय में प्रयास किया जाता है। और 1907 में आप जानते हैं कि सूरत अधिवेशन में क्या होता है, बहुत जूतम पैजार होती है और उसके बाद कांग्रेस के 2 धड़े बढ़ जाते हैं। उसमें से जो गर्मपंथी एक समुदाय बन गया था वो बाहर का रास्ता ले लेता है, मतलब निकल जाता है, और उसके बाद कांग्रेस पर एक बार फिर से जो उदारवादी हैं वो हावी हो जाते हैं। इसके बाद देखिए आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना, आप समझ लीजिए ये 1906 का समय है। बंगाल विभाजन का स्पष्ट परिणाम यहाँ देखने के लिए मिल रहा था। तो यहाँ तक आपने देखा लॉर्ड मिंटो द्वितीय को और इसका समय और इसके समय की घटनाओं को याद रखना है, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसके बाद आप लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को देखिए, ये है महोदय, 1910 से शुरू होता है इनका कार्यकाल, 1910 और 1916 तक चलता है। बीच में एक जो आप देख रहे हैं ना, मरले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, मरले मिंटो सुधार, तो वो भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की ही नींव डालता है। तो सांप्रदायिकता फूट डालने का एक कारण बन सकती है और बनती ही है। तो 1909 वाला जो है वो पिछले वाले के समय में यानी मिंटो के समय में आया है। भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है, उसमें जो वायसराय रहता है वो मिंटो रहता है और मरले जो है वो भारत सचिव रहता है। इसके बाद अब यहाँ पे हार्डिंग द्वितीय को हम लोग देख रहे थे। तो 1911 में इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है, 1910 को अगर जाने दें तो 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है। बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की तरह यह भी एक प्रेसिडेंसी बन जाता है और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। ये समय जो है ये हार्डिंग द्वितीय का है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, 1911 में ही ये होता है।
मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है। हिंदू महासभा जो है ये स्टैब्लिश होती है ये 1915 में। उसके बाद सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। 3 दिल्ली दरबार भारत में आयोजित हो चुके हैं, उसमें से आप ये देख रहे हैं 1911 में इसका आयोजन किया जाता है और इसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो बंगाल विभाजन रद्द अवश्य ही होता है, लेकिन उससे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े अलग कर लिए जाते हैं, मतलब वो कहने मात्र के लिए रद्द होता है, सिर्फ दिखाने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें ये हॉर्डिंग द्वितीय के समय में होती हैं और इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और एक इसमें और सच है कि हिंदू महासभा जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी। जैसे मुस्लिम लीग यहाँ टांग खींचने का काम कर रही थी, वैसे ही ये लोग भी टांग तो नहीं खींचते थे, लेकिन अलग थलग पड़े हुए थे। अब आगे चलते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये धर्म के आधार पर जो पार्टियों का गठन होता है ना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जब धर्म की बात आती है तो वहाँ बाकी भावनाएं जीरो हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। और ऐसे में राष्ट्रवाद और देशभक्ति कहाँ तक टिक पाएंगे? तब अपने निजी विचार वहाँ हावी हो जाएंगे, धर्म सामने आ जाएगा, भगवान और धर्म पे ही सब टिक जाएगा। फिलहाल देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो समय है वो 1916 से लेकर 1921 तक का है और इसके समय में तिलक और एनी बेसेंट ये अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। होम रूल लीग का मतलब क्या है? यहाँ अंग्रेजों के अधीन रहकर अपना गृह शासन स्थापित करना। होम रूल यानी जो घर का रूल है, घर का शासन है, उसको स्टैब्लिश करना। लेकिन कैसे? ऊपर से अंग्रेजों की छत्र छाया रहेगी और इसके अंडर में रहकर हम काम करेंगे, लेकिन अपना स्वशासन स्थापित करेंगे। जहां मेरा शासन है वहां पे हम अपनी मनमर्जी करेंगे। यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट दोनों की अलग अलग होम रूल लीग थी और दोनों के विचार कतई मेल नहीं खाते थे, लेकिन उद्देश्य एक था। और इस पर एनी बेसेंट ने ये कहा भी था कि तिलक और मेरे विचार कभी मेल नहीं खाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है, इसलिए हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है वो होता है 1916 में और ये भी 1907 वाला जो अधिवेशन था उसी की तरह महत्वपूर्ण है, मतलब काफ़ी रोमांचक हो जाता है। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन होता है। ये जो होम रूल लीग के कार्यकर्ता है ना, ये पूरा अपना दल बल झंडा डंडा लेकर, जैसे आजकल पर्चा दाखिला के लिए एकदम बढ़िया तड़क भड़क में जाते हैं, वैसे ही गए थे दिखावे के लिए वहाँ पर। इसके बाद देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो जाता है 1916 में और गांधी जी यहाँ दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आ जाते हैं। हालांकि बीच में भी एक आध बार आए थे, लेकिन यहाँ पर ये स्थायी रूप से वापस आ जाते हैं और साबरमती आश्रम की स्थापना कर लेते हैं 1916 में। उसके बाद आप देखिए कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद ये लगातार होते हैं, तो उनकी डेट आपको ध्यान रखनी है। चंपारण 1917, उसके बाद 1918 खेड़ा, अहमदाबाद में सत्याग्रह जो होता है मिल हड़ताल वाला, वो वाला 1918। इस प्रकार से ये चलता है और गांधी जी को इसमें लगातार सफलता मिलती है। मतलब ये जितने भी चलाते हैं अभियान वो सब सफल रहते हैं। तो कोई बाहर से एकदम जोश में आया, जोश खरोश में आया, पढ़ लिख कर और बढ़िया वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करके, और जब देश में आता है तो उसका तहे दिल से स्वागत होता है। उसके बाद वो जितने भी अभियान चलाता है उसमें सफल होता है। तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि आत्मविश्वास जब एकदम पीक पर पहुंच जाता है या टॉप पे पहुंच जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आदमी थोड़ा सा उसके मन में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या आप कह लीजिए थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, हल्का सा। और वही हाल यहाँ पे गांधी जी का हो जाता है। तो 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू होता है उसमें भी गांधी जी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे और वो कहते हैं कि भाई 1 साल पर्याप्त है, उसमें अगर हम सत्याग्रह कायदे से करेंगे तो स्वराज प्राप्ति निश्चित है। बस इसमें शर्त यह है कि जो एकदम मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक के तबके हैं उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब हर वर्ग को यहाँ पे मेरे साथ जुड़ना होगा। तो ये चलता रहता है, लेकिन अंत में वो असफल हो जाता है। तो ये घटनाएं हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे माउंटेग्यू घोषणा जो है, ये इसकी डेट है 1917। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आप सुनते हैं, तो वायसराय जिस समय माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है 1919 वाला, उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड रहता है और भारत सचिव जो है ये माउंटेग्यू है। तो यहाँ पे माउंटेग्यू कौन है? ये भारत सचिव। 1917 आप देख लीजिए। और भारत सरकार अधिनियम आता है 1919 का, ये माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। जैसे पीछे आपने मर्ले मिंटो सुधार देखा। रॉलेट एक्ट इसी के समय में आता है, मतलब ये इनका टाइम है 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब ये सबसे निंदनीय घटना। उसके बाद आप देख लीजिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों शुरू हो जाते हैं। खिलाफत आंदोलन का देशभक्ति और आज़ादी से कोई संबंध नहीं था, ये धार्मिक आंदोलन था। और जिस समय गांधी जी से इन्वॉल्व होते हैं उस समय मुस्लिम नेता भी उनका विरोध करते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना। इन लोगों का ये कहना था कि भाई धर्म को राजनीति के साथ मत जोड़िए, नहीं तो ये बाद में खतरनाक हो सकता है, और वही होता भी है। इसके बाद देखिए पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ये इन्हीं का समय है 1916 तथा ये मतलब डेट याद रखिएगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैंडलर कमीशन की नियुक्ति होती है और वो डेट है 1917। ये सब कुछ चीजें आपने देखी। यहाँ पे ये समय किसका चल रहा है? ये चेम्सफोर्ड का समय चल रहा है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त सन 1920 को। ये वही तारीख है जिस दिन से असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था। तो आंदोलन की साइट ही अच्छी नहीं होती है, मतलब एक बड़े नेता की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है जैसे ही आंदोलन स्टार्ट होने वाला रहता है। और एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति होती है और गवर्नर बनने वाले वो पहले भारतीय थे, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए रीडिंग का समय आता है।
तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है चेम्सफोर्ड के समय में और खत्म होता है रीडिंग के समय में। चौरी चौरा की जो घटना है, और यहाँ जो डेट दी है उसको आप सही कर लीजिएगा, ये 5 फरवरी 1922 नहीं है बल्कि 4 फरवरी 1922 है। ठीक है, 4 फरवरी 1922 ही सही है। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ किताबों में जैसे कि स्पेक्ट्रम या इस प्रकार की जो प्रामाणिक किताबें उसमें भी 5 ही दिया है, तो सरकार भी वही मानेगी? नहीं। आपने पीआईबी का डॉक्यूमेंट देखा होगा, चौरी चौरा की जो घटना है उसको एक जो शताब्दी वर्ष है वो पूरा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे उसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। तो पीआईबी में एक वक्तव्य आया था जिसमें जो डेट दी है वो 4 तारीख है, 5 नहीं है। ठीक है, तो जो पीआईबी है वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है, उसको मानना चाहिए। तो यहाँ पे 5 नहीं बल्कि 4 होगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, चौरी चौरा की घटना गोरखपुर में चौरी चौरा नाम का जो स्थान है वहाँ पे होती है। पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है। तो यहाँ गांधी जी कहते हैं कि मुझे हिंसा पसंद नहीं है और ये हिंसा का रास्ता मेरा नहीं है, तो मैं इस आंदोलन से अलग होता हूँ और ये आंदोलन आगे नहीं चल सकता, तो इसे निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद केरल में मोपला विद्रोह होता है और ये 1921 का है, इसे आप देख रहे हैं। उसके बाद 1910 का जो प्रेस एक्ट है, आप देख रहे हैं इधर प्रेस एक्ट है, और 1919 में रोलेट एक्ट की वापसी, ये सब इसके समय में होने वाली घटना है। इसके बाद आगे चलते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ 1910 और 1919 में जा नहीं रहे हैं। ये समय किसका है? ये रीडिंग का समय है। 1921 वाला जो टाइम है वो चल रहा है। 1910 का जो प्रेस एक्ट आया था वो यहाँ पे वापस हो जाता है, और 1919 का जो रोलेट एक्ट था उसको भी यहाँ पर वापस ले लिया जाता है, मतलब वो भी लौट जाता है, ये कहा गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम आता है और कपास पर जो उत्पाद शुल्क लग रहा था उसकी समाप्ति कर दी जाती है। मुल्तान, अमृतसर, यहाँ क्षेत्रों के नाम आपको याद रखने, मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ और कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे होते हैं। वैसे भी सांप्रदायिकता का बीज जो है वो 1905 में बो दिया गया था, वो धीरे धीरे करके पौधा बन रहा था और अभी वृक्ष भी तैयार होगा, उसे हम देखेंगे। तो यहाँ ये उसी का एक बीज का झलक है, मतलब बीच में जो उसके पनपने की गति है वो देखी जा सकती है। तो सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती होती है 1925 में, और इस समय जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है सचिंद्रनाथ सान्याल वाली, वो चलती रहती है, और उसी के सौजन्य से ये कांड होता है। परिणाम ये होता है कि इसके जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो यहाँ पे या तो फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं, या जेल में ठूंस दिए जाते हैं, या निर्वासित कर दिए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो बिखर जाता है। और इसमें बचते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन मुख्य रूप से बचते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो वो यहाँ पे भगत सिंह से कॉन्टेक्ट करते हैं, और ये जो समय है ये 1925 का असंतोष का समय, मतलब 1920 में असहयोग रद्द हो गया, माफ कीजिएगा 1922 में असहयोग रद्द हो गया। उसके बाद जो युवा वर्ग गांधी जी के साथ अब तक जुड़ा हुआ था, वो अपनी जी जान से सहयोग कर रहा था, अपनी नौकरी छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में आकर कूद पड़ा था। वो यहाँ देखता है कि गांधी जी तो हाथ पीछे खींच लिए, तो उसके मन में एक असंतोष या जो एक अनजाना डर है वो पैदा हो जाता है कि भाई ये कुछ करेंगे भी या नहीं, आज़ादी मिलेगी या नहीं। तो वो खुद ही उठ पड़ता है। जैसे युवा होते हैं ना, उन्हें किसी का भरोसा नहीं चाहिए होता है, वो अपने दम पर काम करना चाहते हैं। तो वैसे ही यहाँ जो युवा दल था या युवा वर्ग था वो उठ कर खड़ा हो जाता है और वो अपने तरीके से काम शुरू करने लगता है। और इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पे जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती हैं, हिंसक हो जाती हैं। और उसी में आप देखते हैं काकोरी कांड होता है, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो ये पूरा समय जो था ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का समय था। 1925 में जब एचआरए बिखर जाती है तो उसके बाद फिर भगत सिंह का दौर इसमें शुरू होता है, और ये HSRA बन जाती है, यानी यहाँ पे सोशलिस्ट शब्द जो है वो जुड़ जाता है। फिलहाल आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती की डेट आपने देखी, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है 1926 में। इसके अलावा यहाँ पे चितरंजन दास का नाम आता है और मोतीलाल नेहरू जी का। तो इन लोगों ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना भी इसी के समय में की थी। इसके बाद 1923 से ICS की परीक्षा, 1923 थे, डेट याद रखिएगा, 1923 से ICS की परीक्षा, जो कि आजकल UPSC करवाता है, मतलब इसका स्वरूप पहले दूसरा था लेकिन बात यही है। तो ICS की परीक्षा दिल्ली और लंदन में एक साथ आयोजित कराने का फैसला हुआ। पहले क्या होता था, ये विदेश में आयोजित होती थी, और सुभाष चंद्र बोस के ज़माने में ये विदेश में ही होती थी, और सुभाष चंद्र बोस इसमें देने के लिए विदेश गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये दिल्ली और लंदन दोनों में समान रूप से आयोजित होने लगी। अकाल आयोग की माफ़ कीजिएगा, अकाली आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है इसी के समय में, और गुरुद्वारा एक्ट आता है। इसके अलावा दिल्ली और नागपुर में यूनिवर्सिटीज़ स्थापित की जाती हैं, इस्टेब्लिश की जाती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, और ये समय है लॉर्ड रीडिंग का, मतलब 1921 से लेकर हम लोग 1926 तक पूरा देख रहे हैं। इसके बाद जो अगला यहाँ पे शासक आता है, यानी वायसराय आता है, उसका नाम है इरविन। और इरविन का जो समय है उसको पहले ध्यान दीजिएगा, 1926 से लेकर 1931, यहाँ आप देख लीजिए। साइमन कमीशन की भारत यात्रा होती है 1928 में। साइमन कमीशन ये 7 सदस्यीय आयोग था, और जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर कोई भी जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था, और इस कमीशन का काम क्या था, जो भारतीय प्रशासन है और भारतीय जो समुदाय है उसके रूपरेखा और उसकी अवस्था की पूरा समीक्षा करना। अब आप खुद समझ लीजिए कि भारतीय जो मामले हैं और भारतीय राजनीति है, प्रशासन है, उसकी समीक्षा करने के लिए किसी यूरोपीय को लगा दिया जाए, उसमें भारतीयों से जरा भी योगदान न लिया जाए, तो यह असंतोष का कारण तो बनेगा ही। और यही कारण बनता है यहाँ पे साइमन कमीशन के भी विरोध का, मतलब लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं।
भारत के जो लोग होते हैं इसका तगड़ा विरोध करते हैं। कारण वही होता है कि 7 सदस्य होते हैं और सभी यहाँ पे अंग्रेज या यूरोपीय होते हैं। इसके बाद देख लीजिए, भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने हेतु या निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928, इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो संविधान को लेकर लॉन्च की गई थी। ऐसे ही आप जो जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव है उसको भी देखते हैं, हालांकि वो किसी काम का नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत वाली भावनाओं की बात की गई थी। लेकिन यहाँ नेहरू रिपोर्ट में कुछ सार्थक बातें भी थी, हालांकि ये सफल नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं। 1928 इसकी डेट है, उसको आपको ध्यान देना है। आप देख लीजिए कि 1928 का जो दौर है वहाँ तक आते आते भारतीयों को भी ये एहसास हो जाता है कि अब देश की आज़ादी बहुत दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींचने वाली है। बस ये है कि डेट हमें पता नहीं है, कब मिलेगी ये नहीं मालूम है। तो ये बात है। तो इसके बाद देखिए, देशी रियासतों के संबंध में जो हार्टिंग बटलर समिति है उसकी नियुक्ति होती है, हार्टोग बटलर कहा जाता है। तो ये बटलर कमेटी जो है ये अपॉइंट की जाती है 1927 में। इसका काम क्या था? देशी रियासतों के संबंध में जो काम है उसको करना। इसके बाद लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। दिल्ली विधान सभा कक्ष जो होता है वहाँ पे बम विस्फोट होता है, मतलब जो दिल्ली असेंबली होती है वहाँ पे बम ब्लास्ट होता है और ये स्मोक बम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाता है। और ऐसे स्थान पर फेंका जाता है भगत सिंह के द्वारा कि वहाँ पे कोई भीड़ नहीं रहती, खाली डेस्क रहते हैं। और उसके बाद ये पर्चे अपने उड़ाते हैं और जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है, भारत माता की जय, वो सब लगाते हैं। उसके बाद गिरफ्तारी देते हैं। ये लोग जानते हैं कि अगर खड़े रहेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, भागने का इनके पास गोल्डन चांस रहता है। लेकिन ये बहादुर जो वीर रहते हैं ये भागते नहीं है, वहीं खड़े होकर शेर की तरह से सामना करते हैं। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर और भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। काफ़ी ये मतलब असंतोष का दौर था, अव्यवस्थित था सब कुछ, यहाँ भावनाएं जो थी वो सुलग रही थी। तो इसमें आप देखिए कि लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। लाहौर षड्यंत्र जो मामला था उसी के एवज में सबको गिरफ्तार किया जाता है। बहुत सारे युवा जो थे वो जेल में ठूस दिए जाते हैं, उसमें भगत सिंह भी रहते हैं। वैसे ही एक बंगाली रहते हैं, इनका नाम था जतिन दास, और ये महोदय जो है ये 62 दिन का उपवास रखते हैं। मतलब सरकार की जो नीतियां थी, राजनीतिक कैदियों की हैसियत नहीं मिल रही थी, मतलब इन क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा जा रहा था, इस प्रकार का इनके साथ रवैया हो रहा था। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो भेदभाव वाली चीज़ें थी, उनके विरोध में ये जितने भी युवा होते हैं ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अब इन जितने भी युवा क्रांतिकारी हैं, इनकी भूख हड़ताल को भंग करवाना ये ब्रिटिश सरकार के लिए या जो अंग्रेज़ है उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये आसानी से मानते तो है नहीं, तो पानी तक पीने से मना कर देते हैं। अब ऐसे में अंग्रेज सरकार जो है इनकी नाक में नलियां घुसवाकर, मतलब जतिन दास भी उसी में से एक थे, नाक में नलियां घुसवाकर लिक्विड डाइट इनको देती है ताकि ये जिंदा रहें, मरे ना, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है तो बाहर से बहुत ज़्यादा दबाव झेलना पड़ेगा, ये दिक्कत थी। तो जतिन दास जो थे इसमें सबसे ज़्यादा जिद्दी थे। जब इन्हें नाक में नली ठूस के खाना खिलाने का प्रयास किया जाता था तो ये मक्खियाँ निकल लेते थे पकड़ के, उससे इन्हें उल्टी हो जाती थी, तो ये पेट में कुछ रहने नहीं देते थे। और बंगालियों का फेवरेट होता है मछली और चावल, तो वो जो माछेर झोल होता है वो अंग्रेज इनके सामने परोसते थे, लेकिन वो भी उसे उठा के बाहर फेंक देते थे। रसगुल्ला परोसा जाता था वो भी फेंक देते थे। जो मिट्टी का घड़ा पानी पीने के लिए रखा गया था उसको फोड़ना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। उसके अलावा बहुत तरह की चीज़ें, मिर्ची का धुआं ले लेते थे ताकि खांसी आने लगे और नाक में नली न डाली जा सके। अंत में ये जिद्दी जो क्रांतिकारी रहते हैं 62 दिन तक जूझते हैं और अंत में इनका देहावसान हो जाता है और उस दिन पूरे बंगाल क्षेत्र में शोक छा जाता है। तो ये है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लाहौर अधिवेशन जो है कांग्रेस का 1929 वाला, इसमें पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का जो प्रस्ताव है वो पारित होता है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं और वहाँ पे शपथ ली जाती है कि हम स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे। और इसी दिन 26 जनवरी का जो दिन होता है उसको आज़ादी का दिन घोषित किया जाता है, हालांकि वो गणतंत्र दिवस बन जाता है फिलहाल। तो रावी की शपथ के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की जाती है। गांधी जी ने असहयोग को रद्द किया, उसके पीछे असली जो रीज़न था वो ये था कि कुछ और बड़ा करना चाहते थे। इन्हें दिख गया था कि आंदोलन सफल नहीं हो रहा है, तो अब जो नया एक अभियान है उसको स्टार्ट करने की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा का प्लान बनाया और अंततः दांडी मार्च शुरू कर दिया। दांडी मार्च जब पूरा होता है, मतलब मार्च में स्टार्ट होता है, अप्रैल में जाकर पूरा होता है, तो उसके बाद वहीं से सविनय अवज्ञा की शुरुआत हो जाती है। नमक कानून गांधी जी भंग कर देते हैं। ये सब हमने पीछे देखा है। इसके अलावा लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा होती है 1929 में और ये किसी काम की नहीं रहती है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे लगातार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, मतलब गोलमेज सम्मेलन जो कहे जाते हैं लंदन में। अब इसमें कांग्रेस हिस्सा ही न ले तो अंग्रेज परेशान हो गए कि भाई जो बड़े बड़े नेता हैं जो मेरे खिलाफ या हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये तो उसमें भाग लेने को ही नहीं तैयार है। अंत में क्या होता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें किसी भी प्रकार से गांधी जी मान जाते हैं, मतलब उन्हें बहुत समझाया बुझाया जाता है कि जाइए सरकार से आमने सामने बात करिए, तभी कुछ रास्ता निकलेगा। हालांकि ये सब कोरी बकवास रहती है। अंत में गांधी जी जाते हैं लंदन और गांधी इरविन समझौता उससे पहले होता है। यहाँ पे ये शर्त रखी जाती है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, यानी यहीं बंद कर देंगे
और उधर से शर्त ये कांग्रेस की ओर से रखी जाती है कि जितने राजनीतिक बंदी आपके जेल में गिरफ्तार किए गए हैं उनको आप रिहा कर देंगे, और उसके साथ साथ अन्य बहुत सारी शर्तें इसमें होती हैं। लेकिन भगत सिंह और जो राजगुरु और सुखदेव थे उनकी फांसी को कैंसिल कराने की डिमांड जो है ये गांधी जी के द्वारा नहीं की जाती। तो यहाँ गांधी जी पर एक बार फिर से अंगुलियां उठती। इसके बाद आगे चलते हैं। हालांकि गांधी जी के पास बहुत अच्छा चांस था, चाहते तो कर सकते थे। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन का समय आता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 का है और जो सविनय अवज्ञा है वो यहाँ पे स्थगित हो जाता है। बाद में गोलमेज सम्मेलन का भी कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो गांधी जी एकदम से यहाँ पे जो निराधार वाली स्थिति है उसमें आ जाते हैं। बाद में फिर नया कार्यक्रम शुरू करते हैं। लॉर्ड विलिंगटन को देखिएगा, यहाँ देखिए 1931 से लेकर 1936 ये दौर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 वाला ये असफल रहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो जाता है, मतलब बीच में इसको ड्रॉप किया गया था लेकिन फिर से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन अब इसमें वो दम नहीं रहता है। जैसा पहले जोश और जुनून था, इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, वैसा अब जुनून नहीं रह जाता है। सांप्रदायिक घोषणा पत्र आता है 1932 में और गांधी जी इसमें आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं इसके खिलाफ, और पूरे राष्ट्र में जबरदस्त इसकी प्रतिक्रिया होती है और यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो भड़क जाते हैं। यरवदा जेल जो थी वहाँ पे गांधी जी आमरण अनशन करते हैं, यानी मृत्यु तक उपवास रखेंगे ऐसा बोलते हैं। और अंत में पूना समझौते के बाद वो अपना अनशन तोड़ते हैं। मतलब अंग्रेज भी नहीं चाहते कि भाई गांधी जी मर जाएं, क्योंकि गांधी जी की अगर डेथ हो जाती तो ये बहुत बड़े उपद्रव का कारण बन जाता, तो अंग्रेज यहाँ पे डरते थे। तो इस वजह से वो चाहते थे कि अनशन तोड़ें। तो अंत में इसका जो सार्थक परिणाम है वो पूना पैक्ट के तौर पे निकलता है, हालांकि वह भी भेदभाव वाली नीतियां ही थी। इसके बाद आप देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें कांग्रेस की ओर से कोई नहीं जाता। भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला आता है। इसको कहा गया कि ये मतलब बिना इंजन की और दुरुस्त ब्रेक वाली गाड़ी है, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था। मतलब इसमें इंजन ही नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है, गाड़ी एकदम बढ़िया वाली है, लेकिन इंजन है ही नहीं है, तो ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये 1935 का जो अधिनियम था, इससे बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो उठा के हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डाले गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि फ्रेम वही है, उसी पर जो भारतीय संविधान है उसको गढ़ा गया है, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1936 में। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जो है, ये समाजवादी पार्टी जो है, मतलब समाजवादी जो इनका गुट था वो उठकर खड़ा हो जाता है, तो ये उसकी स्थापना करते हैं 1934। और बर्मा भारत से अलग कर लिया गया। म्यांमार जो था पहले भारत का हिस्सा था, अभी भारत से छीन कर इसे 1935 में बाहर कर दिया गया। तो जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत बर्मा को भारत से अलग करने का भी प्रावधान आता है। यहाँ तक हमने विलिंगटन को देखा। तो ये सारी चीज़ें किसके समय में होती है? लॉर्ड विलिंगटन के समय में होती है। इसके बाद आगे बढ़े तो लिद्गो का समय आता है, और ये बेचारा जो है ये बहुत लंबे समय तक रहता है। मतलब इसका समय देखिए 1936 में आता है और जाता है 1944 में, और ये बहुत झेलता है। और इसीलिए कहता है कि गांधी जी जो है वो धमका रहे हैं, ये तो किडनैपर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, और इनके जो आंदोलन है वो राजनीतिक फिरौती की तरह है, ये इसका वक्तव्य रहता है। तो कुल मिलाकर होता यह है कि पहला जो आम चुनाव है वो 1936-37 में होता है और कांग्रेस इसमें प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होती है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया रहता है। ये समय बहुत ही उलट फेर वाला होता है। मतलब जितनी गतिविधियां पहले स्लो मोशन में चल रही थी वो यहाँ तक आते आते एकदम सुपर फास्ट हो जाती है, उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो जब शुरू होता है, मतलब विश्व में अशांति फैल जाती है। एक तरफ मित्र राष्ट्र हो जाते हैं, एक तरफ धुरी राष्ट्र है, हिटलर का जमाना आ जाता है। इधर से जो मित्र राष्ट्र हैं वो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब होने लगती हैं तो यहाँ जो भारतीय आबादी थी, भारतीय जनता थी, उसके मन में एक अनजाना डर समा जाता है। मतलब जनता को ऐसा लगता है कि ये जो बाहरी हमले हो रहे हैं और बाहरी आक्रमण हो रहे हैं, कहीं हम भी इसका शिकार न बन जाए। कारण ये था कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्रों की तरफ था, और ऐसी स्थिति में जर्मनी और जापान भारत पर ना अटैक कर दे, ऐसा इसे यहाँ के लोगों को महसूस हो रहा था। हालांकि ये निराधार था। आप देखते हैं कि जो धुरी राष्ट्र हैं वही सबसे ज़्यादा नेताजी को सपोर्ट करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो त्यागपत्र दे देती हैं, और उसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे बिना पूछे जो भारतीय लोग थे उनको युद्ध की आग में झोंक दिया जाता है। तो इस वजह से भी विरोध रहता है। उसके बाद कांग्रेस का जो 51वां वार्षिक अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन होता है 1938 में। ये हरिपुरा अधिवेशन है। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस दूसरा वाला जो अधिवेशन था उसमें भी जीतते हैं। ये त्यागपत्र दे देते हैं। उसमें क्यों देते हैं? 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन ही मध्य प्रदेश में पड़ता है, त्रिपुरी, यहाँ पे अधिवेशन होता है और इसमें भी नेताजी जीत जाते हैं। गांधी जी के कैंडिडेट इसमें पट्टाभी सीतारमैया रहते हैं। तो जब पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं तो यहाँ गांधी जी कहते हैं कि इनकी हार मेरी हार है, और ऐसा सुन के फिर सुभाष चंद्र बोस को ये लगता है कि गांधी जी मुझसे संतुष्ट नहीं है, और वो अलग हो जाते हैं। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से अलग होकर वो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का जो एक दल है उसका गठन कर लेते हैं। तो यहाँ से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते स्पष्ट तौर पर अलग अलग हो जाते हैं। हालांकि दोनों का उद्देश्य अलग अलग यहाँ पे एक ही रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन है वो होता है, और यहाँ पर पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है। जो बात दिल में रहती है वो जबान पर आ जाती है। 1940 मार्च, और वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव को घोषित किया जाता है।
ये जो लिलितगो है इसी के समय में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा होती है 1940, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इसको बेकार ठहरा देती है, मतलब अस्वीकार कर देती। इसके बाद विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये जो समय है ये 1940 का है, ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन होता है 1941 में, और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की इसी दौर में स्थापना हो गई रहती है, और जब सुभाष चंद्र बोस का साथ इस फौज को मिल जाता है तो इसमें नया जीवन आ जाता है। क्रिप्स मिशन का 1942 में भारत आगमन होता है, और यह मिशन और जो इसका उद्देश्य था वो पूरी तरह से असफल रहता है। स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसके बाद भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस का पारित होता है। मतलब यहाँ तक आते आते कांग्रेसी नेता या देश की जितनी भी आबादी है उसको ये रियलाइज हो जाता है कि कोई बड़ा कदम उठाना होगा, नहीं तो ये अंग्रेज इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। ये अब मीठी मीठी बातें करने लगे। पहले तो डंडों और बंदूकों से बात करते थे, अब इनकी जो जबान है वो एकदम शक्कर वाली हो गई है, मीठी बात कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं अपनी वाली, मतलब अपने मन की कर रहे हैं। तो ऐसे में आज़ादी नहीं मिल पाएगी, तो खिंचती जाएगी और अंत तक परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। तो अब तत्काल कुछ करना पड़ेगा, तत्काल एक्शन की आवश्यकता है। तो तत्काल एक्शन यही है, भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, और ये सबसे बड़े पैमाने का आंदोलन था। इससे पहले बहुत सारे आंदोलन चले थे, लेकिन जन भागीदारी जिस प्रकार की इसमें देखी गई और जिस प्रकार का जुनून इसमें देखा गया, उसको देखकर ऐसा लगा कि बस अब मिल जाएगा, और मिल ही जाता है। उसके बाद फिर औपचारिकता रह जाती। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, और गांधी जी कहते हैं करो या मरो। गांधी जी जैसा जो अहिंसक पुरुष है वो यहाँ पर कह रहा है कि करो या मरो, यानी या तो आज़ाद करने का प्रयास करो या आज़ाद करने के प्रयास में शहीद हो जाओ। मतलब प्रयास करके या तो सफलता प्राप्त करो या मृत्यु प्राप्त करो, दो ही विकल्प है, तीसरा कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि असहयोग का जो प्रस्ताव, माफ कीजिएगा, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है वो पारित होता है, और 8 अगस्त को घोषणा होती है, और अंत में 9 अगस्त को गिरफ्तारी हो जाती है। मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, वहां से गांधी जी अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं, और उसके बाद जितने बड़े बड़े लीडर रहते हैं कांग्रेस के, उनको सरकार इस वजह से अरेस्ट कर लेती है कि जब बड़े वाले नेता यहाँ से हट जाएंगे, मतलब उन्हें जेल में भर दिया जाएगा, तो आंदोलन दिशाहीन हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो और ज़्यादा उग्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो नीचे वाले कार्यकर्ता हैं वो और जुनून के साथ इसको संभाल लेते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में, यहाँ देख लीजिए, मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। समझ लीजिए यहाँ पर कांग्रेस का जो विचार था और मुस्लिम लीग का जो विचार था उसमें क्या फर्क है। फर्क ये है कि दोनों चाहते हैं कि अंग्रेज भारत से चले जाएं, दोनों की यही मंशा है। लेकिन मुस्लिम लीग ये चाहती है कि अंग्रेज जाने से पहले हमारा बंटवारा करवा के जाएं, मतलब हम जो चाहते हैं यानी पाकिस्तान अलग चाहते हैं तो वो वाला काम करके जाएं, नहीं तो ये बाद में नहीं हो पाएगा। और सही बात है, अंग्रेजों के समय में अगर ये विभाजन नहीं हुआ होता तो बाद में नहीं हो पाता, ये लोग चाहे जितना चिल्लाते। ठीक है, तो यहाँ पे ये विभाजन करवा दें और इसके बाद अपना रास्ता पकड़े, भाई मेरा काम सिद्ध हो जाएगा और भारत छोड़ो, फिर हम शासन करेंगे। और कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस का ये था कि हमारे भारत को छोड़कर जाओ, सीधे सीधे जाओ, कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसे। तो इतना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लॉर्ड वेबल का समय आता है। लिलितगो का टाइम जो है वो बीत गया है। लॉर्ड वेबल का जो टाइम है वो 1944 से लेकर 1947 तक रहता है। लंबा जरूर है लेकिन इसके बीच में कुछ खास वैसा नहीं होता है जो कि आंदोलनकारी हो। हालांकि छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं और इसमें आप देखेंगे कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है या संविधान के जो प्रस्ताव हैं वो तेज हो जाते हैं। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया और उसके बाद CR फार्मूला किसका था? ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का था और 1944 की ये डेट है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में वार्ता का प्रयास होता है लेकिन वो इनसक्सेसफुल रहता है, मतलब असफल रहता है। 1944 की ये डेट है। तो दोनों 1944 का है, उसको आपको ध्यान देना है। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन ये दोनों होता है 1942 में। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे 1945 होगा, 42 नहीं होगा। 42 में तो भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। ठीक है, यहाँ डेट सही कर लीजिएगा। सेकेंड जो वर्ल्ड वार है वो समाप्त हो जाता है 1945 को। बहुत ही दुखद घटना के साथ समाप्त होता है। यहाँ जो मित्र राष्ट्र हैं वो क्रूरता दिखाते हैं और जर्मनी और जापान ये दोनों धुरी राष्ट्रों की ओर से खड़े रहते हैं। तो जर्मनी की टांग तोड़ने के लिए या उसकी कमर तोड़ने के लिए जापान को ध्वस्त करना आवश्यक था और इस वजह से अमेरिका अपने परमाणु बम का जो पहला परीक्षण है वो जापान के ऊपर कर देता है। हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन में जो यहाँ पे आप देखते हैं कि A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, इस प्रकार के लोग इसमें शामिल रहते हैं। तो यहाँ आप देखिए 1946 की डेट है और कांग्रेस ने मिशन के जितने भी प्रस्ताव थे उसको स्वीकार कर लिया। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ पर आते आते ये जो प्रस्ताव इसका रहता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को और इसके बाद फिर से एक बार दंगे भड़क उठते हैं। ये दंगे बीच में बहुत ज़्यादा रोड़ा अटका रहे थे। मतलब एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए था देश की आज़ादी के लिए, लेकिन बीच में ये जो सांप्रदायिक हिंसा थी ये अपनी ही जड़ काटने का प्रयास हो रहा था। इसके बाद देखिए संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं और कांग्रेस के द्वारा जो अंतरिम सरकार है उसकी स्थापना होती है। जो अंतरिम गवर्नमेंट आप पढ़ते हैं ना लक्ष्मीकांत में या विपिन चंद्रा में,
या जो इस तरह की किताबें हैं, तो उसके बारे में कहा गया है कि उसकी स्थापना होती है सितंबर 1946 में। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, उस समय जो पीएम है वो कौन है? क्लीमेंट एटली है। इन्होंने भारत को आज़ादी देने की घोषणा की। ये सब पहले से तय हो चुका था, लेकिन यहाँ तक आके प्रॉपर तरीके से घोषणा कर दी जाती है। और वो डेट याद रखिएगा, 20 फरवरी है 1947 की, ये 20 फरवरी की तारीख है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये स्थितियाँ स्पष्ट हो जाती हैं कि अब देश आज़ाद होने वाला है, तो मुस्लिम लीग को अपना हिस्सा चाहिए था। तो अंग्रेजों को ये लगता है कि बांटते हुए जाओ, क्या दिक्कत है, बंगाल विभाजन करके हमने जो नींव डाली थी उसका जो पौधा है वो तैयार हो चुका है और उसमें फल लग गए हैं और वो पक भी गए हैं, तो फल को तोड़ते हुए चलते हैं ना। तो ये फल को तोड़ने के लिए भेजते किसको हैं? ये अगले वाले जो है, इन्हें देख लीजिए, माउंटबेटन। ये आते हैं, इनका मेन पर्पज होता है भारत का विभाजन करवाना, बाकी सब काम तो साइड वाले रहते हैं। अब इसमें देखिएगा 3 जून की घोषणा होती है। उसके बाद यहाँ देखिए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का जो अधिनियम है, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, वो पारित होता है। पंजाब और बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया जाता है। यहाँ जो आयोगों के नाम है उनको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पंजाब और बंगाल का जो विभाजन था उसके यहाँ पे हेतु जो आयोग का गठन किया जाता है वो रेड क्लिफ आयोग है। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता और भारत का विभाजन होता है। पाकिस्तान नाम के एक नए राष्ट्र की स्थापना हो जाती है। तो पहले क्या था कि जो भारत का पश्चिमी हिस्सा था, मतलब पंजाब से टुकड़ा करके अलग किया गया था, वो वाला हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है, वो पश्चिमी पाकिस्तान रहता है। और बंगाल की तरफ से जो टुकड़ा तोड़ा गया था वो पूर्वी पाकिस्तान रहता है। बाद में वही जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के रूप में सामने आता है फिलहाल। इसके बाद यहाँ तक हमने तो जो वायसराय थे उनका क्रम देख लिया है। अब यहाँ से शुरू होती है संवैधानिक प्रक्रिया। संवैधानिक प्रक्रिया हालांकि पीछे भी चल रही थी, ये सब पीछे वाली ही है, लेकिन यहाँ पर हम इन्हें एक साथ देखने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को, उसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट है। शुरुआत जो है वो विनिमयन अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट से होती है और ये क्रम से चलता है। तो इसे देखेंगे अगले लेक्चर में, और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।